जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, मुझे अपने पास एक औरत के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। मैं अपना सिर घुमाता हूँ और खिड़की से आती हल्की रोशनी में मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। अंधेरे में भी वो भला की खूबसूरत है, मगर उसके गले पर पड़े नीले निशान दिल दहला देने वाले हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में एक आदमी की हंसी गूंजती है। हा 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 हा, अभी से डर गई क्या? बेल्ट की कड़कड़ाहट, एक बोतल के टूटने की आवाज, वो निशान, वो मैंने ही दिए हैं। मेरा पुनर्जन्म एक ऐसे आदमी के शरीर में हुआ है जिसका नाम मेरे जैसा ही है। एक शराबी, अपनी पत्नी को पीटने वाला, एक बेकार आवारा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं जेसन चेन था और अब मेरी 100 अरब डॉलर का एक बड़ा कारोबारी के रूप में खुली है, जो एक जुआरी है और अपनी बीवी पर हाथ आता है। तुम जाग गए? हाँ, नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम बस सो जाओ। मैं अपनी आवाज जितनी हो सके उतनी नरम रखता हूँ, लेकिन वो एक डरे हुए खरगोश की तरह सहम जाती है। ठंडी फर्श पर नंगे पांव चलते हुए दरवाजे तक पहुंचते ही वो अनजाने में पीछे मुड़कर नहीं देख रही। वो कोने में सो रही उस छोटी बच्ची को देख रही है। मियाँ, उसकी उस नजर ने मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने कारोबार की दुनिया में हर तरह का धोखा देखा है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अरबों के सौदे किए थे। मैं बड़े बड़े देशों के नेताओं से मिला हूँ। मैंने अनगिनत औरतें देखी हैं। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी जिसे इतना पीटा गया हो और जाते ही वो दबे पांव इसलिए चल रही है ताकि उस आदमी की बात ये दिखता है कि क्या उसे जख्म दिए है। मैं उठकर सिर सहलाता हूँ, यादें ताजा हो रही हैं। वो जुआ खेलता है, हारने पर पत्नी को पीटता है। मुंह बंद रख, बाहर निकल। यहाँ क्या कर रही है? तू बेकार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा खेल बिगाड़ने की? उस मार से मियाँ 3 दिन बिस्तर पर रही, फिर भी वो खाना बनाने उठी। उसने कभी काम नहीं किया। पूरा घर मियाँ की फलों की दुकान से चलता था। वो महीने के 2-3 हजार कमाती थी और वो सब जुए में उड़ा देता। जब वो हारता तो घर आकर और पैसों की जिद करता। उसे अपनी बेटी तक की परवाह नहीं थी। चेरी को 102 डिग्री बुखार था। वो जुए की मेज पर था। किसी ने उसे फोन किया। उसने कहा, मैं ताश खेल रहा हूँ, जब वो मर जाए तब बताना। फिर कल रात, अरे भाई मैं फिर हार गया। कोई बात नहीं, बदले में मियाँ को ले जाना। उसकी कीमत क्या है? क्या मतलब कीमत क्या है? वो खूबसूरत है, यकीन नहीं? कल खुद देख लेना। मैं आज लड़कों को लाऊंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ। मियाँ चाय लेकर आती है। चेरी इनमें कराहती है। मैं मच्छरदानी उठाता हूँ और प्याला लेता हूँ। अंदर आ जाओ। नहीं चाहता कि मच्छर अंदर आए और बच्ची को काटे। मियाँ चौंककर मुझे देखने लगती है। उसे यकीन नहीं कि जो आदमी उसे सिर्फ मारता और कोसता था, उसने ऐसी बात कही। वो बिस्तर पर आती है और फिर मेरी तरफ पीठ करके लेट जाती है। उसका शरीर तनाव में है। कुछ देर बाद वो हंसती है। नींद नहीं आ रही ना? मैं बस हूं करता हूँ, जैसे वो इसी इशारे की राह देख रही थी। अपनी रात की पोशाक का बटन खोलते हुए उसकी उंगलियां कांप रही है। बिस्तर चरमराता है। उसकी आवाज सपाट और बेबस है। सदमे से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। एक पल में मैं समझ गया कि असली जेसन ने अपनी पत्नी को यह सब करने पर मजबूर किया था, अपनी सोती हुई बेटी के पास, बस अपना गुस्सा शांत रखने के लिए। नफरत और गुस्से की लहर में दिमाग में दौड़ गई और उसके पीछे कुछ और भी तीखा, दुख की चुभन। इससे पहले कि वह दूसरा बटन खोले, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मियाँ, मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, पहली बार। मैं उसका नाम दिल से लेता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें अब यह कभी नहीं करना पड़ेगा। उसका शरीर कांप उठता है। उसकी आंखें फटी रह जाती है, हैरानी और उलझन, और उसके नीचे उम्मीद की एक किरण। सो जाओ, मैं तुम्हें और चेरी को एक असली जिंदगी दूंगा। मेरे दिमाग में योजना पहले से ही आकार ले रही है। मैं सुबह की पहली किरण के साथ जाग गया। मेरे सीने में सब कुछ ठीक करने की जो तड़प है, वो मुझे सोने नहीं देती। मियाँ कोमलता से चेरी को बिस्तर से उठा रही है। मेरी आंखें खुली देख वो चौंक गई। माफ करना, वो घबराहट में बोली। मैं बैठ गया। मैं खुद ही जाग गया। आज चेरी को स्कूल में छोड़ दूंगा, फिर दुकान पर हाथ बटाने आऊंगा। काम मंदा है, उससे लगता है मैं फिर पैसे मांगूंगा। डर अब उसकी फितरत है। मगर इस बार मैं रसोई की तरफ चल पड़ा। फ्रिज में कुछ अंडों और ठंडे चावलों के सिवा कुछ नहीं। इसे यूं खाली देखकर दिल बैठ जाता है। पर जब मैंने मेज पर खुशबूदार फ्राइड राइस की 2 प्लेटें रखी, तो मियाँ और चेरी बस देखती रह गई, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। चेरी ने अपना नन्हा चेहरा उठाया। मम्मी, पापा को खाना बनाना आता है? मियाँ ने जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में कई जज्बात थे। बाजार में बहुत शोर है। मैं मियाँ की दुकान के सामने खड़ा थोड़ा परेशान हूँ। दुकान खाली है, बस कुछ सेब बेतरतीब ढंग से ढेर लगा कर रखे हैं। एक टेढ़े गत्ते पर लिखा है 1.90 डॉलर प्रति पाउंड। पड़ोस वाली सब्जी वाली चिल्लाई, देखो आज कौन मदद कर रहा है। जेसन का यहाँ होना तो कयामत है। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा है। सिर्फ एक ही फल, मुकाबले में टिकने की कोई उम्मीद नहीं। मुनाफा ना के बराबर। ग्राहक भी नहीं आ रहे, दुकान में कोई कशिश नहीं। मियाँ किराया भरने जाने लगी। जाने से पहले उसने घबरा कर मेरी तरफ देखा और बुदबुदाई, सेब की थोक कीमत 1.5 डॉलर है। समझ गया। वो पीछे मुड़कर देखते हुए चली गई। मैं झुका और लाल प्लास्टिक की थैली उठाकर उसे हाथ में तौलने लगा। फिर मैंने पास से तेजी से गुजरती भीड़ को देखा। सबकी नजरें दुकान से ऐसे हट रही थी जैसे उसका वजूद ही ना हो। तभी मांग बढ़ाने की एक तरकीब में दिमाग में आई। मैंने एक डिब्बे से गत्ते का टुकड़ा फाड़ा और पास ही पड़ा एक मार्कर उठा लिया और उस पे 2 बड़े अक्षर लिख दिए। बिना झिझक मैंने 190 वाला पुराना बोर्ड हटा दिया और नया बोर्ड ठीक सामने लगा दिया। पड़ोस वाली दुकानदार गर्दन उचकाकर देखने लगी और फिर जोर से हंस पड़ी।
₹20 का थैला, जितना चाहो उतना भर लो। जैसन चिन, तुम्हारा दिमाग शराब में डूब गया है, तुम अपनी कमीज तक गंवा दोगे। मैं धीरे से खड़ा हुआ और उसे देखकर मुस्कुराया। माँ जी, आप इसे सिर्फ वजन से नहीं तौल सकती। मेरा मकसद सेब के एक थैले से पैसे कमाना नहीं है। मैं तो बस सारा माल जल्द से जल्द बेचकर फिर से काम शुरू करना चाहता हूँ और इस ठप पड़ी दुकान में जान फूंकना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने असर दिखाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। सेब क्या सच में ₹20 में पूरा थैला? ये सेब खट्टे तो नहीं है ना? मैंने बिना वक्त गवाए एक सेब उठाया, उसे साफ छील कर एक टुकड़ा उसे थमा दिया। चक्कर देखिए, मीठा है या नहीं आप ही तय कीजिए। उसने चखा और बिना कुछ कहे एक थैला झपट भरने लगा। वो थैले को उसकी आखिरी हद तक खींचने की कोशिश कर रहा था। मैं शांति से मुस्कुराया। अगर आप इसे उठा सकते हैं तो ये मेरी उस बात ने तो जैसे बांध ही तोड़ दिया। भीड़ एक साथ टूट पड़ी। ₹20 ज्यादा नहीं होते, लेकिन जितना चाहो उतना भरो वाली बात इंसानी फितरत में आग लगा देती है। पड़ोस वाली दुकानदार तो जैसे जम सी गई। उसकी मुस्कुराहट चेहरे पर ही रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उमड़ते और सेबों को गायब होते देख रही है। उसके हाथ से तराजू का बाट गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इस बीच मियाँ किराया चुका देती है। वो चिंता में डूबी वापस आती है। दूर से ही उसे अपनी दुकान भीड़ के नीचे दबी दिखती है। घबराहट में उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे यकीन है कि मैंने कोई आफत खड़ी कर दी है। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और जो वो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मैं दुकान के पीछे खड़ा हूँ, ना गिड़गिड़ा रहा हूँ, ना आपा खो रहा हूँ। बस पैसे ले रहा हूँ और थैलियां थमा रहा हूँ। सेब झपट रही है, वही सेब जो सारा दिन बिना बिके पड़े रहते थे, उसकी आंखों के सामने गायब हो रहे हैं। जब उसकी नजर उस तख्ती पर पड़ती है, $20 की एक थैली, जितना चाहो भर लो, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या तुम पागल हो? $20 में जितना चाहो भर लो, हम सब गवा देंगे। मैंने थैलियों की तरफ इशारा करके कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 पाउंड ही आएगा। हम मुनाफा कमा रहे हैं। देखो, उन्हें लग रहा है कि वो हमें लूट रहे हैं और इसी चक्कर में वो हम पर पैसे लुटा रहे हैं। वो हक्की बक्की रह जाती है। की कतार को देखती है। हमने अब तक कितना कमाया? करीब 500। 500? वो आंखें फाड़कर मुझे ऐसे देखती है जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। सेब लगभग खत्म हो चुके हैं और कतार बढ़ती जा रही है। क्या हमें और माल मंगाना चाहिए? मैंने पूछा। कतार में तुरंत शोर मच गया। मालिक, और ले आओ। मियाँ अपना फोन निकालती है और मेरे कहने पर सेबों से भरा एक ट्रक मंगवा लेती है। सप्लायर बूढ़ाली माल लेकर पहुंचता है। जब वो ये नजारा देखता है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। जब तक चेरी को स्कूल से लेने का वक्त आता है, आधे से ज्यादा ट्रक बिक गया। बुरा नहीं, बूढ़ाली हिसाब लगाते हुए बुदबुदाता है। फिर उसकी आंखें फटी रह जाती है। हे भगवान, तुमने आज 1000 पाउंड से ज्यादा माल बेचा। मियाँ को यकीन नहीं। इसकी कीमत क्या होगी? मैं कहता हूँ कमाई 4300 है। ये छोटी रकम है, जिक्र के लायक नहीं, पर परिवार के दोबारा खड़े होने की तरफ यह पहला कदम है। मियाँ दंग रह गई। इतना कमाने में उसे महीना लगता था। दुकान बंद कर मैं उसे बाजार ले गया। मछली, मांस, पसलियां सब $300 का था। होंठ हिले जैसे मना करना हो, पर वो चुप रही। जानता हूँ उसे दुख है, पर आज हम जश्न मना रहे हैं। हम चेरी को स्कूल से लेते हैं। वो सामान देख उछल पड़ती है। पापा, क्या दावत है? बिल्कुल, खट्टी मीठी मछली और पसलियां। मैं झुककर उसके गाल चूमता हूँ। वाह पापा, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो नाचने लगती है। मियाँ हमें देख नरम पड़ जाती है। इतने वक्त से इस घर ने सिर्फ खामोशी और डर देखा, अब इसमें थोड़ी गर्माहट है। हम तीनों हंसते बोलते घर चलते हैं। चेरी बकबक करती है। मियाँ के चेहरे पर मुस्कान है। यही सब तो मैं चाहता था जब मेरा दोबारा जन्म हुआ। जैसे ही हम दुकान से गुजरते हैं, चेरी मेरी आस्तीन खींचती है। कांच के टैंक की तरफ इशारा कर उसकी आंखें चमकती है। पापा देखो, छोटी सुनहरी मछली, कितनी सुंदर। ये मामूली मछली है, पर चेरी के लिए अनमोल खजाना। ठीक है पापा, दिला देंगे। मियाँ पीछे मुड़कर देखती है। मैं घर जाकर सब्जियां धोना शुरू करता हूँ, तुम जल्दी आ जाना। वो तेजी से कुछ ही दूरी पर बनी उस पुरानी इमारत की तरफ निकल जाती है। मैं चेरी को पकड़े दुकान पर मछली चुन ही रहा था कि तभी मेरी नजर अपने घर के दरवाजे के पास मंडराते कुछ लोगों पर पड़ती है। उन्होंने मियाँ को ठीक उसी वक्त रोक लिया। जब वो अपनी चाबियां निकाल रही थी। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मियाँ अचानक डरकर पीछे हट जाती है और उन्हें शक भरी नजरों से देखती है। क्या चाहिए तुम्हें? उनमें से एक गोरा लड़का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। कल रात बस आपको एक खबर देने आए हैं। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने आपको ही दाव पर लगा दिया। लड़के थोड़ा मजा कर लेंगे। मियाँ के पैर डगमगाने लगते हैं और सौदा उसके हाथों से गिर जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई हो। मैं दौड़ पड़ता हूँ। जब तक मैं उसके पास पहुंचता हूँ, मियाँ उन गुंडों की तरफ पीट करके मेरी तरफ मुड़ चुकी होती है। उसके चेहरे पर खून का एक कतरा तक नहीं बचा था। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे हैं। वो मुझे देखती है, मुझे जिसने अपनी बेटी को गोद में लिया है और हाथ में मछली का छोटा सा टैंक की तरफ बढ़ते हुए उसके होंठ हिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे कहते सुना, जेसन चेन, तुमने पूरा दिन और रात ये नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे आग में झोंक सको। वो झुकती है, अपना गिरा सामान उठाती है और पूरी ताकत से उसे मेरी तरफ फेंक देती है। नफरत है मुझे तुमसे, मैं तलाक दे रही हूँ। सामान मुझसे टकराकर बिखर जाता है। चेरी होने लगती है। मम्मी, पापा मत मारो। इससे पहले मैं कुछ कहता, मियाँ मुड़कर अंदर भागने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। वो गुंडा उसकी कलाई पकड़ लेता है। अरे इतनी जल्दी क्या है? उसका हाथ ऊपर बढ़ने लगता है। वो मुस्कुराता है। तुम्हारे आदमी ने लिख कर दिया है कि आज रात तुम हमारे साथ चलोगी। मियाँ सुन्न पड़ गई है। उसके चेहरे पर खौफ है।
उसी पल मेरे अंदर धमाका होता है। उसे छोड़ दो, मेरी आवाज ठंडी हो जाती है। ये अंदाज मैंने कारोबार की दुनिया में सीखा था, कुछ ऐसा जो इन बदमाशों ने कभी नहीं देखा था। मैं उसके मुंह पर तमाचा जड़ देता हूँ, वो पीछे हटता है, खून निकलने लगता है, वो ठिठक जाता है, हाथ गाल पर रखे हुए सब थम जाते हैं। फिर वो चिल्लाता है, मार डालो इसे। वो मुझ पर झपटता है, उसका घूंसा मेरी तरफ आता है। मैं हटकर उसके पेट में लात मारता हूँ। वो चीखता हुआ पीछे जा गिरता है और तड़पने लगता है। बाकी तीनों गालियां बकते हुए आगे बढ़े। मेरी फुर्ती, कलाई मरोड़ना, कोहनियों का वार और घुटने की चोट सब पिछले जन्म की कला थी। हर बार उनके कमजोर अंगों पर था। 1 मिनट भी नहीं बीता और चारों जमीन पर चित पड़े थे। पीछे से मुझे चेरी की नन्ही मुट्ठियां हवा में लहराने और चिल्लाने की आवाज आई। शाबाश मियां पापा, खामोश इन रही। गुंडों को। मैं उस और तिरछी आंखों वाले के पास गया, उसके सीने पर अपना पैर रखा और नीचे उसकी तरफ देखा। सुन लो, मैंने जुआ छोड़ दिया है। पिछला सारा कर्जा बराबर समझो। अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो हर बार इसी तरह मार खाओगे, समझे? वो अब भी अपनी अकड़ दिखा रहा था। अगर पैसे नहीं दिए तो हम पुलिस बुला लेंगे। मैं धीरे से हंसा। पुलिस और जुआ, वो भी इतनी बड़ी रकम का? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि ये किस तरह का जुर्म है? मेरे फोन में सारे सबूत मौजूद है, कहो तो अभी फोन मिला दूं? उनके चेहरे का रंग उड़ गया। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो फिर दफा हो जाओ। पर मैंने उन्हें रोका। ठहरो। मैंने पीछे मुड़कर मियाँ को देखा, वो अभी कांप रही थी। मैंने कहा, मेरी पत्नी से माफी मांगो। अपनी अकड़ भूलकर उन्होंने सर झुकाया और बोले, माफ कर दीजिए मेम साहब, अब जाओ यहाँ से। को ठोकर मारकर हटाया। वे सब दुम दबाकर भाग निकले। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं मियाँ की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और बदन कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, शक और एक गहरा दर्द साफ दिख रहा था। ये मेरे सीने में सुई की तरह चुभ रहा है। मैं चलकर उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। उसकी आंखों में देखते हुए मैं धीरे से कहता हूँ, मेरा हर लफ्ज भारी है मियाँ। मैं पहले जो इंसान था वो जेसन घटिया इंसान था। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम होगा। मैं अभी माफी नहीं मांग रहा, बस एक और मौका मांग रहा हूँ। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, आज के बाद अगर मुझ जेसन चेन की वजह से तुम्हें या चेरी को दुख पहुंचा तो मुझे मौत आ जाए। मियाँ मुझे घूरती रही, उसकी आंखों से आंसू की मोटी बूंदें गिर रही थी। उसके होंठ कांपे और आखिरकार लाल आंखों से वो चिल्लाई, जेसन चेन, तुम बहुत बड़े नीच हो। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने चेरी को पकड़ा और अंदर भाग गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ पर उसने तलाक का जिक्र दोबारा नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मैं रसोई में चला गया। जल्द ही खट्टी मीठी मछली और पसलियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाना लेकर बेडरूम के दरवाजे तक गया। मैंने दस्तक दी और कहा, खाना तैयार है, अब नाराजगी छोड़ो, बच्ची को भूखा मत रखो। मैं बाहर बैठक में सो जाऊंगा। मैंने थाली नीचे रखी और मुड़ गया। दरवाजे के पीछे से चेरी की नन्ही आवाज आई, मम्मी बहुत अच्छी खुशबू है। फिर मुझे बर्तनों और चॉपस्टिक्स के टकराने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं उस सख्त सोफे पर लेटकर छत को ताकने लगा। आगे का रास्ता लंबा है पर मंजिल अब साफ नजर आ रही है। उनकी हिफाजत करना और इस परिवार को सही मायनों में पूरा कर देना। एक हल्की सी चरचराहट हुई। बेडरूम का दरवाजा जरा सा मैंने अपनी आंखें मूंद ली और सोने का नाटक करने लगा। कुछ ही पलों के बाद दरवाजा फिर से धीरे से बंद हो गया पर इस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आने वाले दिनों में मैं हर रोज मियाँ के साथ दुकान पर जाने लगा। $20 में एक थैला भर लो, चाहे जैसे भी भरो। बाजार में ये बात मशहूर हो गई। सेबों की बिक्री लगातार होती रही, हर दिन 1,000 पाउंड से भी ज्यादा। एक हफ्ते से भी कम वक्त में मियाँ के बैंक खाते में पूरे $10,000 जमा हो गए। मगर रातों को वो अक्सर जागती रहती थी। अगले कुछ दिनों में बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने एक नई तरकीब निकाली। मैं चेरी और ब्लूबेरी ले आया तो वो परेशान हो गई। हमने पहले भी ये कोशिश की थी, किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। मैंने कहा, इस बार बात अलग है। मैंने दुकान को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया। $15 पाउंड सेब और आड़ू के लिए, खास वाला हिस्सा $25 पाउंड चेरी या ब्लूबेरी अपनी पसंद से लीजिए। सब धुले हुए, कटे हुए और ताजा डिब्बों में पैक किए हुए। $1 और दीजिए और जितना चाहे $1 ऊपर से और दही डलवा हम 1 लीजिए। पाउंड सेब मुफ्त देंगे। नई दुकान साफ सुथरी और शानदार लग रही थी। बाजार की भीड़ भाड़ के बीच वो सबसे अलग चमक रही थी। दिन ढलते ढलते हमारी कुल कमाई $3,000 के पार पहुंच गई। पर मुझे जिस बात से और भी ज्यादा खुशी हुई, मुकाबले ज्यादा लोगों ने खास वाला हिस्सा ही पसंद रहे थे तो आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि आपके विकल्प की कीमत उन्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे उन्हें कोई बेहतर सौदा मिल रहा है। बस $10 और ऐसा कौन नहीं चाहेगा? चीजें घर ले जा सकते हैं। बिजनेस चलाना बस लोगों के दिमाग से खेलने जैसा है। ओहो, जरा अपनी बातें तो सुनो। उसका लहजा कुछ और कह रहा था लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही बयां कर रही थी। हफ्ते के आखिर तक हमने लगभग $10,000 और कमा लिए थे। वो चमक धीरे धीरे वापस आने लगी थी। एक दिन जब मैं चेरी को लेकर घर जा रहा था तो मैंने दरवाजे पर एक आदमी को सूट बूट में खड़े देखा। वो मियाँ का बड़ा भाई हेनरी था। मियाँ भागकर उसके पास से बस एक नजर देखा, फिर मुझे बड़ी तीखी नजरों से घूरने लगा। उसने कहा, चलो मेरे साथ जरा टहलो, कुछ सिगरेट लेनी है। मुझे पता था कि उसे कुछ कहना है। हम पार्किंग तक पहुंचे। उसने एक BMW की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा, अच्छी है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। इसमें 2 लाख रुपए है। ये गाड़ी भी तुम्हारी हुई। कल मियाँ को तलाक दे दो, बच्ची उसी के पास रहेगी। ये गाड़ी और पैसे तुम्हारे हैं। तुम दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लो, सब साफ सुथरे तरीके से खत्म। हेनरी की बात सुनकर मैंने अपना सिर हिला दिया। हेनरी, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। पुरानी आदतें नहीं बदलती। मियाँ हमारे खानदान की लाडली थी। और तुम्हारे साथ उसने कैसी जिंदगी गुजारी है? शराब और जुआ? तुम्हें लगता है तुम उसके लायक हो? क्या ये पैसे कम लग रहे हैं? तो फिर अपनी कीमत बताओ।
मेरे अंदर एकदम से गुस्सा भड़क उठता है। मैं जानता हूँ कि वो उस इंसान को कोस रहा है जो मैं हुआ करता था, पर उसकी बातें फिर भी दिल को कुछ महीनों का वक्त और दो, वो मेरी बात काट देता है। तुम कीचड़ से भी गए गुजरे हो, एक गवार देहाती, महज कॉलेज चले जाने से। तुम शहर के बाबू नहीं बन जाते, अंधी ना होती तो वो तुमसे कभी शादी ना करती। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसे लोग बस ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं और कुछ शादी करना चाहते के लिए है ना? तुम्हें लगता है तुम उसके काबिल हो? मेरी मुट्ठी भिज जाती है, धीरे धीरे ढीली पड़ती है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैंने तुम्हारे खानदान को शर्मिंदा किया है, मैं ये समझता हूँ। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से और साफ कहता हूँ, पर पैसों से मुझे 3 महीने दो और मैं 10 लाख डॉलर कमाकर दिखाऊंगा, तब मुझसे दोबारा बात करना। हेनरी एक पल के लिए सन्न रह जाता है। वो हिकारत भरी हंसी हंसता है, जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं मुड़ता हूँ और वापस घर की तरफ चल देता हूँ। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही है। सब ठीक तो है? सब ठीक है। हेनरी बस मेरा हौसला बढ़ा रहा था। मैं मुस्कुराते हुए झूठ बोल देता हूँ। उसे यकीन तो नहीं रात के खाने के लिए रुकता है। मेज पर बैठे हुए उसकी नजरें पुराने और घिसे हुए फर्नीचर पर पड़ती है। वो माथे पर बल डालता है। तुमने अभी तक ये जवाब देने ही वाला हूँ कि तभी शर्म इसके नीचे से धीरे से मेरी आस्तीन खींचती है। वो कहती है, हेनरी जैसे ना बहुत बदल गया है, उसने कई नए विचार दिए हैं और हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। हेनरी बस उपेक्षा से मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। उसी पल उठाता है और उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। क्या मिस्टर लू हमारी मार्केटिंग प्लान से खुश नहीं है? क्या हमारी ये बात नहीं हुई थी कि आज का आवाज काफी परेशान लग रही है? मैं अपनी जगह बैठे बैठे उसे हल्का सा सुन पा रहा हूँ। मिस्टर लू ने प्लान देखा और उसे पुराना बताया। वो सब शानदार जिंदगी और विरासत वाली बातें। उनका कहना है कि ग्राहक अब इस तरह की बातों में नहीं आते। उन्होंने हेनरी को 3 घंटे दिए हैं, फिर वो उससे खुद बात करना चाहते हैं। अगर वो इसे ठीक नहीं कर पाए तो पूरी प्लानिंग की फीस रोकी जाएगी और हेनरी की नौकरी पर भी बात आ सकती है। हेनरी जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता है। वो फोन पर गिड़गिड़ाने लगता है। ग्राहक चाहता है कि प्रोजेक्ट में रसूख तो दिखे पर घमंड नहीं। उन्हें इसमें सांस्कृतिक गहराई भी चाहिए और साथ ही आज के जमाने का नयापन भी। मैं उसकी कुछ बातें सुन लेता हूँ। मैं उसके प्रपोजल पर नजर डालता हूँ। पूरा तरीका ही गलत है। एक बड़ा प्रोजेक्ट घर नहीं बेचता, वो रुतबा बेचता है, पहुंच बेचता है, आने वाला कल बेचता है। मैं कुछ नहीं कहता, बस मुड़कर वापस रसोई की तरफ चला जाता हूँ। जब मैं एक और पकवान लेकर बाहर आता हूँ तो हेनरी वहाँ नहीं है। उसका लैपटॉप अभी भी खुला है। उसका प्रपोजल आधा ही हुआ है। वो बाहर किसी का फोन सुनने गया है। मियाँ परेशान दिख रही है। अगर ये सौदा हाथ से निकल गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने सुना है कि ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के लिए इस साल का सबसे जरूरी काम है। चेरी अचानक मेरी तरफ देखती है। पापा, क्या तुम हेनरी चाचा से बेहतर हो? आजमा कर देख लेते हैं। मैं मुस्कुराया, बैठ गया और माउस हिलाया। बिना हिचकिचाए मैंने हेनरी का अधूरा प्रपोजल मिटा दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने कुछ सेव भी किया था? से फायदा नहीं होता। उनका तरीका ही गलत था। मैंने ज्यादा नहीं समझाया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी और कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह डूब गया। मेरे हाथों से एक नया प्रपोजल तैयार होने लगा। एक खास कम्युनिटी ऑपरेटिंग मॉडल और एक रिसोर्स इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, एक मेंबरशिप आइडेंटिटी सिस्टम। धीरे धीरे सब जुड़ गया। हेनरी वापस आए, मुझे अपने कंप्यूटर पर दिखा और वो फौरन भड़क उठे। मेरे लैपटॉप को हाथ किसने लगाया? मिया ने जल्दी से कहा। वो बस मदद करना चाहता था। उससे रियल एस्टेट मार्केटिंग का क्या पता? हेनरी मेरी तरफ बढ़े पर अचानक वह रुक गए। स्क्रीन पर एक शानदार मार्केटिंग प्रपोजल था। अगले ही पल उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मेरा पुराना ड्राफ्ट कहाँ है? मिटा दिया। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसे बनाने में कितनी रातें काली की थी? तभी फोन बजा। आखिरी वक्त आ चुका था। उन्होंने स्क्रीन पर उस लगभग पूरे हो चुके प्रपोजल को देखा और उनके हाव भाव बदल गए। दांत पीसते हुए उन्होंने सेंड दबा दिया। फिर वो मुझे घूरने लगे। अगर ये सौदा गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरा। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ पल सुना और उसके होंठों के कोने सख्त हो गए। फोन रखने के बाद उसने मेरी तरफ बड़े उलझे हुए भावों से देखा, फिर अपना लैपटॉप उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, वापस आकर इस बात का फैसला करेंगे। मैं बस धीरे से मुस्कुरा दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। उस प्रपोजल में जो कुछ था वो उसके जैसे मामूली प्लानर की समझ से बिल्कुल बाहर था और जैसा मैंने सोचा था, थोड़ी ही देर में मेरा फोन बज उठा। हेनरी का फोन था। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। जैसिन, क्या तुम अभी मेरे दफ्तर आ सकते हो? मिस्टर लू जिद कर रहे हैं कि वो इसे लिखने वाले से खुद मिलना चाहते हैं। मुझे अपना पता भेजो, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दफ्तर जाते वक्त हेनरी गाड़ी तेज चला रहा था और कार में भारी सन्नाटा था। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। लाल बत्ती पर रुकते ही उसने दांत भींचते हुए कहा, जब हम मिस्टर लू से मिले तो तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। झूठ बोलते रहोगे जब तक पकड़े ना जाओ। ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और वो चुप हो गया। हम मीटिंग रूम के अंदर गए। सलीके के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मिस्टर चैन, इस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का विचार बहुत शानदार है, पर असल में ये काम कैसे करेगा? बढ़ता हूँ और असिस्टेंट से ऑपरेशंस वाला पन्ना खोलने की जांच का एक सिस्टम बनाया है। पहले हर मालिक को रेसिडेंस कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। सिर्फ पैसा होना ही काफी है। उन्हें समाज के लिए अपनी काबिलियत, साधन और पहचान लानी होगी, हुनर या रसूख। दूसरा, मेरी सलाह है कि 30% घर फ्लेक्सिबल मेंबरशिप के लिए रखे जाएं। बड़े कारोबारियों, कलाकारों और विद्वानों को थोड़े वक्त के लिए यहाँ रहने का न्योता दें। इससे पूरे समाज की अपनी एक अलग इज्जत और रुतबा बनेगा। तीसरा, हर महीने खास महफिलें सजाएं जिनमें सिर्फ अपने क्षेत्र के दिग्गज ही आए। बाहर वाले तो इसकी टिकट भी नहीं खरीद सकते। मिस्टर लू की आंखें चमक उठती है।
तुम जमीन जायदाद को एक सामान से रुतबे की पहचान बना रहे हो। वे कुछ और सवाल पूछते हैं और मैं बिना झिझक सबके जवाब देता हूँ। कमरे में मौजूद बड़े प्लानर भी सर हिलाकर अपनी मंजूरी देते हैं। मिस्टर लू खड़े होते हैं। बहुत बढ़िया। वे बड़ी गहराई से मेरी तरफ देखते हैं। मेरे पास मार्केटिंग डायरेक्टर का एक पद खाली है, साल के 5 लाख रुपए। क्या तुम तैयार हो? 5 लाख। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास खड़े हेनरी की सांसें थम गई हैं। सर हिला देता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की फलों की दुकान चलाने में मदद करनी है। अभी मैं कोई नौकरी करने के बारे में नहीं सोच रहा। मिस्टर लू हैरान रह जाते हैं। मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। एक और बात है, समझ नहीं आ रहा कि कहूँ या नहीं। डेवलपमेंट के लिए क्या बात है? बहुत कम है। कमरे का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। हेनरी चेतावनी देते हुए मेरी आस्तीन पकड़ता है। मिस्टर लून अपनी आंखें सिकोड़ते हैं। मिस्टर चेन, आपके कहने का असल में क्या मतलब है? हालात देखते हुए हमारी कीमतें इस इलाके में सबसे ज्यादा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इसे लगभग 8,500 प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर शुरू करने की सोच रहे हैं, है ना? मैं थोड़ा रुकता हूँ। मेरी सलाह तो ये है कि 12,000 की सांसें थम सी जाती हैं। कुछ लोग तो अभी से अपना सिर हिलाने लगे हैं। मिस्टर लू की आवाज अब काफी गंभीर हो जाती है। मिस्टर चेन, शायद आप इस बाजार को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इस इलाके में 9,000 से ऊपर कुछ भी बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। असल बात तो ये है, मैं खिड़की के पास जाता हूँ और डेवलपमेंट के पूर्व की तरफ जो खाली जमीन है उसकी तरफ इशारा करता हूँ। पहली बात तो ये मीटिंग में पूर्वी नए जिले में रेल यातायात बढ़ाने का जिक्र हुआ था। दूसरी बात, नए मेयर ने पिछले महीने एक फोरम में नए इलाकों और शहर के बीच आने जाने का जो वक्त है उसे कम करने पर काफी जोर दिया था। तीसरी बात यह है कि प्लानिंग ब्यूरो की वेबसाइट ने हाल ही में पूर्वी जिले का नक्शा बदल दिया है। आपके प्रोजेक्ट की पूर्व वाली जमीन अब रिजर्व नहीं रही, बल्कि उसे यातायात के लिए तय कर दिया गया है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। इन सब बातों को जोड़कर और नए मेयर साहब के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, जब वे पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट में थे तो उनका पहला बड़ा काम सबवे विस्तार था। मुझे यकीन है 6 महीनों में नए ट्रांजिट प्लान का ऐलान हो जाएगा और स्टेशन शायद आपके प्रोजेक्ट के ठीक पूर्व में बने। ये सुनकर मिस्टर लू उछल पड़े। आपको इस पर कितना भरोसा है? मैंने शांति से कहा। 70% पर 50% पर भी ये दाव सही है, क्योंकि खबर बाहर आते ही कीमतें फौरन 30% बढ़ जाएंगी। अभी 12,000 का दाम भले ही ज्यादा लगे, पर 6 महीने बाद की कीमत के मुकाबले ये अब भी सस्ता है। मैंने सीधे मिस्टर लू को देखा। सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रांजिट की खबर फैलते ही बाजार में सस्ते घरों की बाढ़ आ जाएगी। अगर आप अब भी 8,500 पर टिके रहे तो आप एक शानदार प्रोजेक्ट होने का अपना रुतबा पूरी तरह खो देंगे। अमीर लोग सबवे मुसाफिरों के पड़ोस में नहीं रहना चाहते। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर लू 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे, फिर एक नंबर मिलाया। सेक्रेटरी वॉन्ग, प्लानिंग ब्यूरो के डायरेक्टर ली से मेरी बात कराओ। चुपके से पता करो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के ट्रांजिट प्लान का क्या हो रहा है। उसके बाद के 10 मिनट 10 साल जैसे लगे। फोन बजता है। मिस्टर लू उसे उठाते हैं। जैसे जैसे वो सुनते हैं उनका चेहरा गंभीर होता जाता है। आखिर में वो बस इतना कहते हैं, पक्का? ठीक है, मैं समझ गया। वो फोन रखते हैं और मेरी तरफ मुड़कर कहते हैं, मेरी कंपनी में मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। साल के $10 लाख मिलेंगे। क्या तुम तैयार हो? $10 लाख। मैं देख पा रहा हूँ कि हेनरी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है और उसका पूरा जिस्म जैसे अपनी जगह पर जम सा गया है। फिर से अपना सिर हिला देता हूँ। मुझे किसी और के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। मिस्टर लू कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे सलाहकार बनो। अपनी फीस बताओ। मैं हेनरी की तरफ देखता हूँ। सच तो ये है कि हेनरी का काम बहुत पक्का है और उसने पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे आपको सीधे उसी के साथ काम करना चाहिए। हेनरी सन रह जाता है और आखिरकार सिर हिलाता है। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट तुम दोनों के भरोसे छोड़ता हूँ। हम दफ्तर से बाहर निकलते हैं। हेनरी अभी भी जैसे किसी ख्वाब में है। वो अचानक पूछता है, क्या तुमने सच में $10 लाख की नौकरी ठुकरा दी? और वो सबवे वाली बात, क्या वो वाकई तुम्हारी अपनी समझ थी? मैंने कहा, उस फलों की दुकान को मेरी जरूरत है। वो कुछ पलों के लिए चुप हो गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि $10 लाख क्या होते हैं? मुझे इसके आधे तक पहुंचने में भी 8 साल लग गए। इस सौदे के पूरा होने से तुम अपनी कंपनी के हीरो बन गए हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ से तुम्हारे लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। मुझे देर तक जाते हुए देख रहा है। रात के खाने पर हेनरी फिर आता है। मैं पहले अपना प्याला उठाता हूँ। शराब की जगह चाय। हेनरी, अतीत में मैंने तुम्हें जो भी तकलीफें दी है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मियाँ ठिठक गई। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। मैं जानता हूँ वो क्या सोच रही है। पुराना जेसन सिर्फ मुसीबतें खड़ी करता था। माफी मांगना तो दूर की बात थी। हेनरी नजरें फेर लेता है। मियाँ हम दोनों को देखती है और अचानक बोल पड़ती है, हेनरी, क्या तुमने फिर से इनसे कुछ कहा? मैं बस मुस्कुरा दिया। वो तो बस मुझे और मेहनत करने को कह रहे थे। मिया अपनी तीलियां रख देती है। वो हेनरी को संजीदगी से देखती है। हेनरी, मैंने इस आदमी को चुना है। ये मेरा रास्ता है। अंजाम जो भी हो मैं खुद भुगतूंगी। अगर तुम वाकई मेरी फिक्र करते हो तो ऐसी बातें मत करो जिससे मैं मुश्किल में पड़ूं। चिराग की रोशनी में उसकी आंखों में एक हेनरी अपना प्याला उठाता है और एक ही बार में खाली कर देता है। वो आह भरता है, कुछ नहीं कहता, जल्दी से खाना खत्म करके चला जाता है। मैं मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि मियाँ मुझे देख रही है। तुम आज बदले हुए लग रहे हो। कैसे? कहना मुश्किल है। वो सिर झुकाती है। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंबा बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया हो। देर रात मैं बैठक के सोफे पर अपनी रोज की जगह लेट जाता हूँ। मियाँ बेडरूम से कंबल लेकर बाहर आती है। वो दरवाजे पर रुकती है और मुड़कर मेरी तरफ देखती है। लगता है तुम्हें उस सोफे की आदत पड़ गई है। वो मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है। अगली सुबह मियाँ चेरी को एक नए स्कूल दिखाने ले जाती है।
मैं घर पर रहकर पैसों का हिसाब किताब और आगे की योजना बनाता हूँ। दोपहर को अचानक मेरा फोन बजता है। मिया का फोन है। वो रो रही है और पीछे बहुत शोर है। जैसन, फॉरेन सिटी पीपल्स हॉस्पिटल आ जाओ। चेरी को अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो इमरजेंसी रूम में है। सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। मैं सब छोड़कर अस्पताल की तरफ भागता हूँ। अस्पताल में एचएसयू परिवार पहले से मौजूद है। मिया के पिता रिचर्ड मुझे देखते ही गुस्से में मेरी तरफ बढ़ते हैं। जैसन, शेन, देखो तुम्हारी लापरवाही से बच्ची का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमारी बहुत पहले पकड़ में आ जानी चाहिए थी। एक नर्स बीच बचाव करने आती है। घर के लोग कृपया आवाज नीचे रखे। मिया की माँ लिंडा पास आती है। उनकी आंखें लाल है और आवाज कांप रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ये एक दुर्लभ बीमारी है। अभी जो दवा दे रहे हैं उससे वो सिर्फ कुछ देर के लिए ठीक रहेगी। उसे बाहर से मंगवाई गई एक खास दवा की जरूरत है, जिसका खर्च महीने का $30,000 से ज्यादा है, और ये दवा उसे लंबे समय तक लेनी होगी। मेरा दिल बैठ जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये कैसे हो सकता है? मिया मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर ने कहा कि उसे बीमारी शायद काफी समय से थी। इसके लक्षण साफ नहीं थे। मेरी ही गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कभी कभी कहती थी कि वो थक गई है, और मुझे लगा कि शायद ज्यादा खेलने की वजह से ऐसा है। अब ये सब कहने से क्या फायदा? रिचर्ड की आवाज के लिए पैसे चाहिए। दवा का खर्च महीने का 30,000 है। क्या तुम दोनों इतना खर्च उठा भी पाओगे? लिंडा अपनी बेटी की तरफ देखती है। बेटी, मेरी बात मानो, तुम तलाक ले लो। अगर तुम उसे तलाक दे दो तो एचएसयू परिवार चेरी के इलाज का सारा खर्च उठाएगा। मिया ने झटके से सिर उठाया। माँ, आप ये क्या कह रही है? क्या आप उसके साथ और दुख झेलना चाहती है? जरा देखो तो तुम्हारी बेटी की क्या हालत है। लिंडा भी रोने लगी। ये दवा बंद नहीं हो सकती। अगर ये रुकी तो उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगेगी। मिया इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे को ताकती रही। उसके चेहरे से आंसू बहते रहे, पर उसने उन्हें पोंछा और खुद को संभाला। माँ, मैंने कहा था, मैंने इस आदमी को चुना है। ये मेरा रास्ता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम खुद इसे झेल लेंगे। क्या तुम सच में झेल पाओगी? रिचर्ड की आवाज गुस्से से ऊंची हो गई। महीने के 30,000 रुपए, और हमें नहीं पता कि उसे कब तक इसकी जरूरत होगी। मैं मिया के आगे आकर उसे सहारा देता हूँ। मैं रिचर्ड की आंखों में देखता हूँ। हम पैसों का इंतजाम खुद कर लेंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंतजाम करोगे? तुम भला क्या इंतजाम कर लोगे? हेनरी खुद को रोक नहीं पाया। तुमने मिस्टर लू की वो साल के $10 लाख वाली नौकरी ठुकरा दी, और अब मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरा अपना तरीका है। चेरी हमारी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे आखिर तक निभाएंगे। रिचर्ड ने मुझे घूरा, फिर एक ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, अगर इतनी ही हिम्मत है तो खुद ही संभालो। चलो यहाँ से। एचएसयू परिवार चला जाता है। मिया मेरे कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। डरो मत, मैंने उसकी पीठ सहलाई। मैं हूं ना। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाई। पर दवा के महीने के 30,000 रुपए, हम पैसे की कोई बात नहीं है। मैंने खिड़की के बाहर देखा। तुम बस चेरी का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पैसे भरने वाली खिड़की पर खड़ा मैं अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देख रहा हूं। सवेरे से देर रात तक की मेहनत की कमाई पाई पाई जोड़कर बचाई है, पर ये मेरी बेटी के इलाज के लिए काफी नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने शून्य से $100 अरब का साम्राज्य खड़ा किया था। इस बार इस परिवार के लिए मुझे अभी के अभी बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना होगा। अस्पताल के गलियारे में खड़ा होकर मैं अपनी यादों में पागलों की तरह कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिससे जल्दी पैसा कमाया जा सके। वायदा वाली चीजें बहुत पेचीदा है। पत्थरों के जुए के लिए जान पहचान चाहिए, जो मेरे पास नहीं। तभी एक पुरानी धुंधली सी याद अचानक साफ हो गई। एक सट्टेबाजी की साइट पर घोड़ों की दौड़ वाले हिस्से में एक बार कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। उसमें इनाम के पैसे पहले ही मिल जाते थे। किसी ने इसका फायदा उठाकर 3 दिनों में $20 लाख निकाल लिए। उस साई को इस गड़बड़ी का पता तब चला जब उन्होंने हिसाब मिलाया। इस खेल के पीछे का तरीका ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें वक्त का तालमेल एकदम सटीक होना चाहिए। ज्यादा सट्टेबाजी के लिए ये साइट हर दौड़ के आखिरी 30 सेकंड में संभावित जीत की रकम दिखाती है। बाजार के भाव के हिसाब से ये सिस्टम दौड़ खत्म होने से पहले ही जीत की रकम को खाते में दिखाने लगता है। सारा खेल उन्हीं आखिरी 30 सेकंड का है। अगर कोई उस दिखावटी रकम को लेकर किसी दूसरी दौड़ पर दाव लगा दे जो बस शुरू होने वाली हो, तो सिस्टम किसी तरह उस दाव को मंजूर कर लेता है। अगर सही से किया जाए तो थोड़े से असली पैसों से उस दिखावटी रकम के जरिए कई गुना ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। एक बार जब हर दौड़ का फैसला हो जाता है और आखिरी दाव जीत जाते हैं, तो मुनाफा पूरी तरह से असली हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वैसा ही है जैसे किसी जुआ खाने में $100 का दाव लगाना। $1000 का डीलर आपकी तरफ पहले ही आप जीतने वाले हैं और कहे ये शायद आपके हो सकते हैं। आप फौरन उन चिप्स को लेकर दूसरी मेज पर जाते हैं, दाव लगाते हैं और वहां भी जीत जाते हैं। आखिर में जुआ खाने के पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मुझे इस गड़बड़ी के शुरू होने का सही वक्त पता है, साथ ही ये भी कि सुरक्षा जांच की नजरों से कैसे बचना है। इससे भी जरूरी बात यह है कि इस वक्त मेरे अलावा किसी और को इस गड़बड़ी के बारे में नहीं पता। मैं अस्पताल के गलियारे में लगी घड़ी की तरफ देखता हूँ। दोपहर के 2:20 हुए और तेजी से अस्पताल की इमारत से बाहर निकल जाता हूँ। अस्पताल के पास ही एक पुराना सा इंटरनेट कैफे है, जहाँ सिगरेट के धुएं का गुबार भरा हुआ है। कंप्यूटर पर जाकर बैठ जाता हूँ। मैं एक ऐसी वेबसाइट पर लॉग इन करता हूँ जो दिखने में खेल के अंदर जाने का वाली साइट लगता है, जो 3 अलग-अलग लिंक के पीछे छिपा है। आखिरकार मैं एक साधारण से पेज पर पहुंचता हूं, जहां सिर्फ कुछ लिखावट और मामूली एनिमेशन है। लकी डॉबी। हर दौड़ 3 मिनट की होती है। मैं गहरी सांस लेता हूं। पहला कदम, एक फर्जी नाम से नया खाता बनाना। दूसरा कदम, खाते में पैसे डालना। ये साइट पैसे जमा करने के कई अलग-अलग रास्तों का साथ देती है। मैं वो तरीका चुनता हूँ जो पैसों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। 5 मिनट बाद खाते में $5000 की शुरुआती रकम आ जाती है। 5000 पॉइंट्स। वक्त 240। पहली वर्चुअल रेस शुरू होती है।
मैं 3 नंबर के घोड़े की जीत पर $1000 का दाव लगाता हूँ। ऑड्स 2.5। जैसे ही रेस के आखिरी 40 सेकंड बचते हैं, तभी 3 नंबर का घोड़ा 5वें से दूसरे पायदान पर आ जाता है। नीचे कोने में मेरा बैलेंस अचानक बढ़ जाता है। 4000 अब 5500 हो गए हैं। सिस्टम ने मेरे $1000 के दाव से मिलने वाले $1500 पहले ही जोड़ दिए हैं। मैं अभी कुछ नहीं करता, ये बस आम दिखावा है, कोई गड़बड़ नहीं। रेस खत्म होती है और 3 नंबर का घोड़ा थोड़े अंतर से जीत जाता है। असली मुनाफा $1500, कुल बैलेंस $6500, दूसरी रेस 245। मैं पहले 2 विजेताओं को चुनने के लिए एक्सेक्टा पर $2000 लगाता हूँ। ऑड्स 3.2। 30 सेकंड रहते सिस्टम फिर से होने वाली जीत दिखाने लगता है। मेरा बैलेंस 4500 से बढ़कर 11400 हो जाता है। 4500 जमा 2000 गुणा 3.2। अब असली खेल शुरू होता है। रेस में 25 सेकंड रहते मैं फौरन वर्चुअल सॉकर के दूसरे मैच पर चला जाता हूँ, जो बस खत्म ही होने वाला है। मैंने पूरे $11400 दांव पर लगा दिए। शर्त लगाई कि आखिरी 5 मिनट में गोल होगा। भाव था 1.8। सिस्टम ने बिना किसी रोक टोक के दाव स्वीकार कर लिया। पक्का हो गया, ये गड़बड़ सच है। सिस्टम होने वाली जीत को असली पैसे की तरह मान रहा है। मेरी धड़कनें तेज हुई। रेस खत्म हुई और मेरा दाव सही निकला। मुनाफा हुआ $4400। फुटबॉल मैच खत्म होने वाला था। 89वां मिनट एक खिलाड़ी ने दूर से गेंद सीधे जाल में दे मारी। मुनाफा $20520। अब खाते में रकम दिखा रहा है 4400 और 20520 मिलाकर कुल $26,920। $5000 अब $27,000 हो चुके हैं। मगर मैं रुका नहीं। मुझे पता है इस गड़बड़ का बार बार फायदा उठाया जा सकता है। बस हर रेस के आखिरी 30 सेकंड में दाव लगाना होगा। ये पैसा बढ़ता जाएगा। हार भी गया तो सिर्फ वही दिखावटी पैसा डूबेगा। तीसरा दौर, चौथा दौर। मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस पर तेजी से चल रहे हैं। आंखें 3 अलग घड़ियों पर टिकी हैं। हर चाल का वक्त सही होना चाहिए। दोपहर 3:21 बजे मैंने आखिरी दौर पूरा किया। पर्दे पर आखिरी रकम दिख रही है, $7,26,800। $7,26,800। सिर्फ 1 घंटे में $5,000 का मुनाफा 100.7 के पार पहुंच गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी हथेलियां पसीने से तरबतर है। मैं विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ। साइट पर एक मैसेज आता है, बड़ी रकम निकालने के लिए जांच जरूरी है, पैसे 2 घंटे में आ जाएंगे। मैं ब्राउजिंग हिस्ट्री मिटाता हूँ, कंप्यूटर बंद करता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। इंटरनेट कैफे से बाहर निकलते ही तेज धूप आंखों में चुभती है। मैं हाथ से अपनी आंखें ढकता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। इतने पैसे भी चेरी के लंबे इलाज के लिए काफी नहीं होंगे। उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए इससे कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द ही कोई और भी पैसे देने वाला है। जैसे ही मैं अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, मुझे एक नर्स की रूखी आवाज सुनाई देती है। सिस्टम में सिर्फ $5000 ही दिख रहे हैं। आपको आज ही पूरी रकम जमा करनी होगी, वरना हम आगे की जांच या दवाइयां शुरू नहीं कर पाएंगे। मियाँ घबराकर रोने ही वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति ने अभी 1 घंटे पहले ही $10,000 जमा किए थे। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। पैसे कहाँ हैं? वो 10,000? मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ, मैंने सिर्फ 5,000 दिए थे, बाकी के 5 मैंने घुड़दौड़ में लगा दिए। घुड़दौड़? मिया का चेहरा एकदम से उतर जाता है। वो लड़खड़ाने लगती है, जैसे उसके शरीर की सारी जान ही निकल गई हो। जैसिन चेन, वो चेरी के इलाज के पैसे थे और तुमने जुए में उड़ा दिए। वो मुझ पर झपटकर मेरे सीने पर मुक्के मारने लगती है। वो ऐसे बिलख रही है जैसे उसका दिल टूट गया हो। क्या तुम इंसान भी हो? अपनी कसम भूल गए? पास खड़ी नर्स आह भरते हुए सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर साफ नफरत है। मैं मिया की कलाई थामकर धीमी आवाज में कहता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं उन $5,000 से जीत गया हूँ। 2 घंटे में पैसे आ जाएंगे। फिलहाल चेरी के बिलों की चिंता मत करो। वो रुककर अपना सिर उठाती है और बेबस आंखों से मुझे देखती है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो, है ना? उसकी उंगली कांपते हुए मेरी तरफ उठती है। तुम्हें पता था मुझे जुए से नफरत है। तुमने कसम खाई थी। मैं चुप रहता हूँ। मेरी हर बात बहाना ही लगेगी। मुझे 2 घंटे हो। मैं उसकी कलाई छोड़कर बिस्तर पर सो रही अपनी बेटी को देखता हूँ। मैं 2 घंटे में पैसों के साथ आ जाऊंगा, इतना कहकर मैं बाहर निकल जाता हूँ। जब मैं गरम दलिया लेकर वापस आता हूँ, मियाँ बिस्तर के पास झुकी है, जैसे सो गई हो, पर उसके कंधे कांप रहे हैं। चेरी जाग गई है। उसका शरीर नलियों से जुड़ा है। मुझे देखकर वो कमजोर सी मुस्कान देती है। पापा, मुझे पता है चेरी, तुम बहुत बहादुर हो। मैं नीचे झुककर धीरे से उसके गाल छूता हूँ। पापा इस बीमारी को हरा देंगे, वादा है। तुम्हें सबसे बड़े मेले में ले जाऊंगा, जहाँ हम बादलों से भी बड़े बुढ़िया के बाल खाएंगे। चेरी की आंख चमक उठी। मुझे मम्मी पापा के साथ हमेशा रहना है। मिया ने सिर उठाया। आंखें लाल थी। वो अपनी बेटी का चेहरा देखती है, फिर मेरी तरफ मुड़ती है और आखिरकार एक लंबी आह भरती है। वो मेरे हाथ से दलिया का कटोरा ले लेती है। जो भी काम है पूरा कर लो। उसकी आवाज भारी है। मैं इसे देख लूंगी। मैं जानता हूँ कि ये आखिरी मौका है जो वो मुझे दे रही है। मैंने वक्त देखा और कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे नहीं देखा। मैं अस्पताल से निकलकर बैंक जा ही रहा था कि ये काली मर्सिडीज सामने रुकी। दरवाजा खुला और 2 बेजान चेहरे वाले आदमी बाहर आए। मिस्टर चेन, मिस्टर गो आपसे गाड़ी में बात करना चाहते हैं। ये तो बहुत तेज निकला।
मैं सिर हिलाकर अंदर बैठ गया। गाड़ी अंदर से काफी बड़ी है। एक 40 साल का आदमी शानदार सूट पहने सामने बैठा है। उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि काफी सुलझा हुआ है। वेस्ली को पिछली जिंदगी में मेरा उससे वास्ता पड़ा था, यहाँ तक कि हमने एक बार साथ में कारोबार भी किया था। जेसन चेन वो मेरी तरफ देखता है। बहुत खूब। मेरे उस सिस्टम की देखभाल 7 से 8 प्रोग्रामर्स 3 साल से बिना किसी परेशानी के कर रहे थे, और तुमने पहली ही कोशिश में उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। तो बताओ, तुम्हें वो मिला कैसे? मैं पीछे झुककर सीधे उनकी नजरों से नजरें मिलाता हूँ। आप सट्टेबाजी का धंधा चलाते हैं मिस्टर गू? लोगों के जीतने से डरते हैं क्या? सिस्टम की गड़बड़ी आपकी अपनी समस्या है। मैंने वो पैसे ईमानदारी से जीते हैं। क्या अब आप मुझे पैसे देने से मुकरने वाले हैं? वेस्ली की आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं। 7 लाख। मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ कि ये रकम ना दे सकूं। वो मुस्कुराता है। तुम पैसे रख सकते हो, लेकिन बिना कोई कीमत चुकाए यहाँ से नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ कि वो मुझे परख रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं असल में कौन हूं। जिंदगी में मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन अभी मैं अपने सारे पते नहीं खोल सकता। मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। ठीक है, मैं आपके पैसे मुफ्त में नहीं लूंगा। क्यों न इसके बदले मैं आपको एक जानकारी दूं? कहो। वेस्ली अपनी भौएं चढ़ाता है। मैं सुन रहा हूँ। ये आपके पिता मिस्टर गू चांग यांग के बारे में है। वेस्ली की उंगलियां अपनी अंगूठी पर ही थम जाती हैं। क्या उन्हें पिछले कुछ दिनों से सीने में जकड़न और बाएं कंधे और हाथ में सुन्नपन महसूस हो रहा है? मेरा लहजा शांत और स्थिर रहता है। मैं फौरन कोरोनरी सिटी एंजियोग्राम कराने की सलाह दूंगा, खासकर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के बीच वाले हिस्से की। मामूली चेकअप में नॉन कैल्सिफाइड प्लैक का पता नहीं चलेगा। वेस्ली की आंखें थोड़ी सिकुड़ती है। वो कुछ पलों के लिए मुझे गौर से देखता है और तुरंत अपना फोन मिलाता है। डायरेक्टर वोंग, जरा मेरे पिता के लिए फॉरेन इमरजेंसी कार्डियक एग्जाम का इंतजाम कीजिए, एक कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम। बाएं तरफ के मुख्य धमनी पर ध्यान दो। गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। 40 मिनट बाद उनके फोन की घंटी बजती है। वेस्ली जवाब देता है और पल भर में उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन रखने के बाद उसका मुझे देखने का नजरिया बदल गया है। बाएं तरफ की मुख्य धमनी में 85% से ज्यादा रुकावट है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। जेसन चेन, आखिर तुम हो कौन? ये बात यहाँ जरूरी नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखता हूँ। जरूरी है मेरा पैसा और मेरी हिफाजत। रकम अभी भी जाएगी। वेस्ली मुझे एकदम देखता है। मेरे इलाके में कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम जैसा आदमी सिर्फ 7 लाख के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगा। जरूर कोई ऐसी बात है जो तुमने नहीं बताई। उम्मीद के मुताबिक बहुत तेज इंसान हो। असल में एक और बात है जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए। आंखों में देखता हूँ। ये उस औरत के बारे में है जिसे तुम 10 साल से ढूंढ रहे हो, और उसके साथ एक बच्चे के बारे में भी। एक ऐसा बच्चा जिसके होने की शायद तुम्हें खबर तक नहीं है। वेस्ली झटके से सीधा होकर बैठता है। उसका सारा सलीका गायब हो जाता है और उसकी जगह हैरानी ले लेती है। वो सुजो में एक स्कूल मास्टर से शादी करके सुकून की जिंदगी गुजार रही है। मैं अपनी आवाज धीमी करता हूँ। उसकी एक 7 साल की बेटी है जिसका जन्म 17 जून को हुआ था। वेस्ली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उनकी उंगलियां हल्की सी कांप रही हैं। वो तारीख, वो उम्र, वो फौरन सब समझ जाते हैं। उनकी आवाज भारी हो जाती है। तुम्हें क्या चाहिए? 50 लाख डॉलर, और ये जानकारी तुम्हारी होगी। वेस्ली मुड़कर हुक्म देते हैं। स्ट्रांग, पैसे अभी के अभी भेज दो। 10 मिनट बाद मेरे फोन की घंटी बजती है। बैंक में पैसे आने का संदेश है। मैं उन्हें वो सारी जानकारी भेज देता हूँ जो मैंने पहले ही लिख ली थी। सौदा पूरा हुआ। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ। मेरी बेटी अस्पताल में है। उसे पूरी शांति की जरूरत है, तो ध्यान रहे कि उसे कोई परेशानी ना होने पाए। वेस्ली सर हिलाकर हामी भरते हैं। मैं अस्पताल के सबसे अच्छे इंतजाम करवा दूंगा। गाड़ी का दरवाजा बंद होता है और वो मर्सिडीज वहां से निकल जाती है। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ। अब मेरे कार्ड में चेरी के इलाज के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे आ चुके हैं। मैं अपना फोन कसकर पकड़ता हूँ और तेजी से अस्पताल के अंदर कदम बढ़ाता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो उसके कमरे की तरफ भागता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ, पर मियाँ वहाँ नहीं है। उसकी जगह बिस्तर के पास उसके पिता रिचर्ड बैठे हुए हैं। उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल तमतमाया हुआ है। तुम्हारी अपनी बेटी इतनी बीमार है, कहाँ भटक रहा है। मैं उनकी बात अनसुनी कर देता हूँ। मैं बिस्तर के पास जाकर चेरी का माथा छूता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, उसकी माँ कहाँ है? कहने लगी कुछ जरूरी काम है, मुझे यहाँ बैठने को कह गई। रिचर्ड ने ताना मारा, से ज्यादा तेज भागते हो, घंटों से गायब है। मेरा दिल बैठ गया। मियाँ कभी भी चेरी को घंटों अकेला नहीं छोड़ेगी, खासकर ऐसे वक्त में। मैं फौरन उसे फोन लगाता हूँ। कोई जवाब नहीं। रिचर्ड को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी गलियारे से एक सफाई वाली शिकायत भरी आवाज सुनाई देती है। वो बेशम लोग फिर से बाथरूम में कोक किराए पर देने के विज्ञापन चिपका गए। सोचिए, इस तरह पैसा कमाना सरोगेसी। एक डरावना ख्याल आता है। मियाँ ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वो इतनी नासमझ नहीं हो सकती। पर अगले ही पल मुझे उसकी लाल आंखें और वो जिद याद आती है। वो हार नहीं मानेगी। वो कर सकती है, वो पक्का करेगी। मैं पीछे मुड़ता हूँ और कमरे से आवाज देता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अस्पताल वाले अभी भी पैसों की मांग कर रहे हैं। मैंने पैसे भर दिए हैं। मैं चिल्लाता हूँ, बस चेरी का ध्यान रखना। मैं औरतों के बाथरूम की तरफ दौड़ता हूँ, अंदर की चीखों को अनसुना करते हुए एक एक करके दरवाजे खोलता हूँ। तीसरे दरवाजे की दीवार पर एक टेढ़ा मेढ़ा पर्चा लगा है। सरोगेट चाहिए, अच्छी रकम, 3 लाख रुपए पहले। नीचे एक फोन नंबर लिखा था। मैंने फौरन वो नंबर मिलाया। मेरी आवाज धीमी और सख्त हो गई। मुझे एक सरोगेट की तलाश है, बहुत जरूरी है। पैसों की कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ से औरत की आवाज थोड़ी सहमी हुई आती है। साहब, आपने गलत नंबर मिलाया है। मुझसे खेल मत खेलो। मैं कहता हूँ, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, मुझे बेटा चाहिए। कुछ पल की खामोशी रही, फिर उस औरत का लहजा अचानक नरम हो गया। आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है साहब, हम इंतजाम कर सकते हैं। मगर मैंने उसकी बात काट दी। पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं औरत खुद चुनूंगा जिसने पहले कभी ये ना किया हो और जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो। जवान, सेहतमंद और अच्छे खानदान की। वो औरत झिझकी। अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। क्या आपको यकीन है?
मैंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए जोर दिया। वो थोड़ी हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला? मेरी अपनी जानकारी है, मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे बता दीजिए, मैं अभी खुद देखने आ रहा हूँ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं दोगुनी कीमत दूंगा। दोगुनी? उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? मैंने अपनी घड़ी देखी। मैं जल्दी में हूँ, मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। उसे मेरे लिए वहीं रोक कर रखना। अगर कागज बन चुके हैं और काम शुरू हो गया है तो सौदा रद्द समझिए। अभी कोई पक्का कागज नहीं बना है, बस शुरुआती जांच हुई है। आप आ जाइए, इंतजार करेंगे। मैंने फोन काट दिया और अस्पताल से बाहर भागा। मैंने एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर, जल्दी चलो, मुझे यहाँ ले चलो। उसी वक्त मैंने पुलिस को फोन किया और धीरे से उन्हें पता बता दिया। मैंने गैर कानूनी सरोगेसी के शक की खबर दी। 20 मिनट बाद मैं शहर के एक पुराने और जर्जर इलाके में खड़ा था। मुझे वो पुरानी इमारत मिल गई जिस पर घरेलू सेवाओं का बोर्ड लगा था और मैं सीधा तीसरी मंजिल पर गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। एक अधेड़ उम्र की औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आपने ही फोन किया था? वो कहाँ है? मैंने पूछा। मैं धक्का देकर अंदर घुस गया। वो औरत मुस्कुराती है। गुस्लखाने में, ये वाली सही रहेगी। 28 साल की है, एक बेटी है, प्रसव कुदरती था और तंदुरुस्त है। पैसों की जरूरत है, मान जाएगी। मैं दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ मियाँ है, पुराने सोफे पर बैठी, कमीज का दामन कसकर पकड़े हुए। मुझे देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई, बदन जम गया। यही है वो। मैं सपाट चेहरे से उसे देखते हुए कहता हूँ, जैसे सामान की जांच हो। खड़ी हो, घूमो। वो उठती है, चेहरे पर डर है। साहब, क्या लगता है? वो औरत चापलूसी से पूछती है। शक्ल और सूरत बढ़िया है, कॉलेज की डिग्री भी है। मैं मियाँ का चेहरा देखता हूँ। बहुत दुबली है। क्या ये वाकई लड़का पैदा कर पाएगी? हम 100% पक्का नहीं कह सकते, पर जांच कर सकते हैं। वो औरत समझाती है। मुझे बेटा ही चाहिए। मैं बेरुखी से कहता हूँ, मैं ज्यादा पैसे दूंगा, पर लड़की हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। साहब, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। मैं उसे देखता हूँ। बड़ा खतरा, बड़ा फायदा। मुझे ये चाहिए। कीमत बताओ। अभी दस्तखत करेंगे और मैं इसे ले जाऊंगा। अभी? वो औरत सन्न रह गई। साहब, आमतौर पर ये तरीका मैं उसे बीच में ही टोक देता हूँ। मैं इसे जल्दी करना चाहता हूँ। मैं अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालता हूँ। पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर मैं इसे अभी ले जा रहा हूँ। वो औरत इधर उधर देखने लगती है। साहब, ये कायदे के खिलाफ है। अगर आप ले गए तो जाओ और किसी ऐसे को लाओ जिसके पास असल में कोई ताकत हो। मैं उसे घूरते हुए कहता हूँ। या फिर आप ये कह रही हैं कि यहाँ किसी के पास फैसला लेने का हक नहीं है? उसके चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं। वो कमरे से बाहर निकलती है और पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मियाँ दौड़ कर आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। पागल हो गए हो? हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। हम साथ में चल रहे हैं। मैं मजबूती से उसका हाथ थाम लेता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई देती है। वापस आती है। उसके पीछे 2 हट्टे-कट्टे आदमी हैं और साथ में सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी भी है, जिसकी नाक पर तार वाला चश्मा टिका है। हमारे मिस्टर चेन है। मिस्टर चेन मुझे गौर से देखते हैं। मैंने सुना है कि आप इसे अपने साथ ले जाने की बड़ी जल्दी में है। सुना है। अपनी कीमत बताओ। 8 लाख सब मिलाकर, लड़के की पूरी गारंटी। ठीक है, 5 लाख अभी जमा करता हूँ। मैं अभी पैसे भेज रहा हूँ। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाकी के पैसे तब दिए जाएंगे जब बच्चा होने की पक्की खबर मिल जाएगी। मिस्टर चेन मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं होता। आप पूरी रकम अभी चुकाइए और जहां आप कहेंगे हम इसे वहां पहुंचा देंगे। वो अपना चश्मा ऊपर करते हैं और उनकी मुस्कुराहट में एक खतरनाक सा साया आ जाता है। वरना मुझे शक है कि आप यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ। मेरा पैसा इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। तो फिर देखते हैं कि क्या आप में उस दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत है। मिस्टर चेन इशारा करते हैं। वो दोनों हट्टे कट्टे आदमी एक कदम और पुलिस की गाड़ियों के सायरन की हल्की आवाज गूंजती है। मिस्टर चेन का चेहरा तुरंत उतर जाता है। क्या तुमने पुलिस को बुलाया है? मैं पुलिस को भला क्यों बुलाऊंगा? मैं ठंडी हंसी हंसा। वैसे लगता है कि आपका कारोबार भी कुछ साफ सुथरा नहीं है। आवाज तेज होती जा रही है। नीचे शोर मच गया है। मिस्टर चेन बुरी तरह से बड़बड़ाए। इसे बाहर ले जाओ। पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करो। दोनों गुंडे दोनों तरफ से हमला करते हैं। मैंने मियाँ को जोर से कोने में धकेला और एक कुर्सी उठाकर अपने बाईं ओर वाले आदमी पर दे मारी। कड़क। लकड़ी की कुर्सी उसके कंधे पर टूटकर बिखर गई। वो दर्द से करा उठा। एक पल के लिए उसकी हरकतें रुकी, लेकिन दाईं ओर वाला आदमी पहले ही मेरी कनपट्टी पर मुक्का तान चुका था, इतनी तेजी से कि हवा में उसकी आवाज आई। मैं एक तरफ झटक गया। मुक्का मेरे गाल को छूकर निकला, जिससे जलन होने लगी। इससे पहले कि मैं पूरी तरह संभल पाता, हवा में ठंडी स्टील की एक चमक दिखाई दी। उसने एक चाकू निकाल लिया था और सीधे मियाँ पर वार किया। मेरे ठीक बगल से मियाँ की चीख निकली। पलक झपकते ही मैं आगे कूदा और खुद को उसके और उस चाकू के बीच में ले आया। एक अजीब सी आवाज आई। चाकू मांस में धंस गया और फौरन ही भयानक दर्द होने लगा। मेरा बायां कंधा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया और फिर उसमें जलन होने लगी। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को चाकू के आगे कर दूंगा। वो एक पल के लिए सुन्न रह गया और उसी पल मेरे दाएं हाथ ने चाकू वाली उसकी कलाई को जकड़ लिया। मैंने अपना माथा सीधे उसकी नाक पर दे मारा। कड़क। हड्डी टूटने की आवाज उसकी चीख के साथ मिल जाती है। वो चाकू छोड़ देता है और पीछे हटता है। पुलिस, कोई हिलेगा नहीं, सब जमीन पर। उसी पल अफसर सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। मैं अपने जख्मी कंधे को दबाता हूँ और मियाँ को बचा रहा हूँ। मैं हाथ उठाता हूँ। अफसरों, हम शिकार हुए हैं। मिस्टर चेन जमीन पर पड़े छटपटा रहे हैं, जिन्हें अफसरों ने दबोच लिया है। एक अफसर की नजर मेरे खून से सने कपड़ों पर पड़ती है और वो रेडियो पर चिल्लाता है, यहाँ कोई जख्मी है, एम्बुलेंस भेजो। मियाँ भागकर मेरे पास आती है और कांपते हाथों से जख्म दबाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है। तुम्हारा खून बह रहा है, बहुत खून है। मैं दीवार से टिक जाता हूँ और उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। मैं अपने हाथ से उसका चेहरा छूता हूँ।
सब ठीक है, बस मामूली जख्म है, जब तक तुम ठीक हो। जब हम थाने से निकलते हैं तो अंधेरा हो चुका होता है। मिया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उसकी उंगलियां ठंडी है और कांप रही है। जब हम एक खाली जगह पहुंचते हैं तो वो रुककर मेरी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर आंसू है। तुम्हें कैसे पता चला मैं वहां हूँ? तुम अकेले कैसे आए? मैं उसके आंसू पोंछता हूँ। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, चेरी हमारी बेटी है। अगर आसमान भी टूट पड़े तो मैं उसे थाम लूंगा, फिक्र मत करो। चेरी के अस्पताल का बिल भर दिया है। मिया सिसकते हुए मेरी बाहों में गिर पड़ती है, जैसे वो अपने अंदर दबे डर और दर्द को बहा देना चाहती हो। मैं उसके कांपते शरीर को थाम लेता हूँ और उसके आंसू मेरी कमीज भिगो देते हैं। आसमान में एक भी तारा नहीं है, मगर सबसे बुरा वक्त अब गुजर चुका है। अस्पताल वापस आने पर एक नर्स मेरे जख्म की पट्टी करती है। मेरे बाएं कंधे पर चाकू की उस घाव को भरने में दर्जन भर से ज्यादा टांके लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर घाव थोड़ा और गहरा होता तो चेरी को देखने भेज देता हूँ। वो एक पल हिचकिचाती है। अपनी बेटी से इतनी देर दूर रहने से वो बेचैन है। वो सिर हिलाकर चली जाती है। मैं कमरे में अकेला बैठा अपनी सांसें बहाल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उठने वाला होता हूँ, मेरा फोन बजता है। बैंक में पैसे आने का मैसेज है। वेस्ली ने चेरी के इलाज के लिए और पैसे भेज दिए हैं। मैंने रकम चाची, वो जरूरत से कहीं ज्यादा है। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलते ही मुझे गलियारे के दूसरे छोर पर हेनरी खड़ा दिखता है, जो फोन पर बात कर रहा है। वो मुझे देख लेता है। उसका चेहरा उतर जाता है। वो फोन काट कर आता है और दबी आवाज में पूछता है, जेसन, दवाइयों के ये 5 लाख कहाँ से आए? मैंने कहा, घुड़दौड़ में जीते। वो मुझे घूरता रहता है। फिर वो एक फीकी हंसी हंसता है। जेसन, तुम बरसों से जुआ खेल रहे हो और आज तक घर फूटी कौड़ी नहीं लाए, और अब जब तुम्हारी बेटी इतनी बीमार है तो अचानक तुम इतने पैसे जीतने लगे। मैं चुप रहता हूँ। पक्का तुमने किसी सूदखोर से उधार लिया है। वहाँ बड़ी तनख्वाह ठुकराकर बड़े बन रहे थे और यहाँ पीठ पीछे कर्ज के लिए हाथ फैला रहे हो। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, सू खानदान को अपनी कर्ज के दलदल में घसीटने की सोचना भी मत। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। मैं वहीं खड़ा उसे गलियारे में ओझल होते देखता रहा। अगले पूरे 1 महीने तक चेरी अस्पताल में ही भर्ती रही। इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। अपने देश में उसे संभालने का इकलौता रास्ता बाहर से मंगवाई गई दवाइयों पर भरोसा करना ही है। इसके बावजूद उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। मैं और मियाँ बारी बारी से उसका ध्यान रखते हैं। वो दिन में रुकती है और मैं रात को जब थकान होती है तो मैं गलियारे की कुर्सी पर ही सो जाता हूँ। जब भूख लगती है तो मैं अस्पताल की कैंटीन का सबसे सस्ता खाना खा लेता हूँ। एचएसयू परिवार का कोई भी सदस्य फिर कभी नहीं आया। मैं जानता हूँ कि मियाँ के दिल पर क्या बीत रही है, पर वो इस बारे में कभी कुछ नहीं कहती। कभी कभी आधी रात को जब मेरी आंख खुलती तो मैं उससे बिस्तर के पास चेरी का नन्हा हाथ थामे शून्य में ताकते हुए पाता। 1 महीने बाद एचएसयू परिवार के लोग वापस आ ही गए। डॉक्टर साहब चेरी की जांच कर रहे थे। जांच के बाद उन्होंने हमें बताया कि अभी की दवाइयां सिर्फ बीमारी को बढ़ने से रोक सकती है, इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। आगे चलकर उसके दिल और फेफड़ों पर दबाव बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर रिचर्ड का पहला सवाल पैसों के बारे में था। वो 5 लाख रुपए अब तक खत्म हो गए होंगे, है ना? हेनरी का लहजा बहुत ही रूखा था। क्या तुमने सोचा है कि तुम ये पैसे कैसे लौटाओगे? मियाँ कहती है, ये कोई उधार नहीं है। लिंडा बीच में ही बोल पड़ी, उधार तुम्हें लगता है कि ये आसमान से टपका है? रिचर्ड सबके सामने मेरी तरफ उंगली उठाता है, सब झूठ है। तुमने मेरी बेटी और पोती की जिंदगी बर्बाद की। मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ। बाबूजी, आवाज धीमी रखिए, बच्चा डर जाएगा। तुम्हें लगता है कि अभी मुझे बाबूजी कहने का हक है? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर माहिरों की टीम के साथ अंदर आते हैं और हम सबकी तरफ देखते हैं। एक खबर है, एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय दिल और फेफड़ों के अस्पताल के माहिरों की टीम यहाँ जल्द ही एक नया इलाज शुरू कर रही है। इसमें फेफड़ों की नसों के बहाव को ठीक करके और सही दवाओं के इस्तेमाल से इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का एक असली मौका है। वो रुकते हैं। चेरी की जांच के नतीजे इस इलाज के लिए बिल्कुल सही है। मिया मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखें भर आती है, लेकिन इलाज फौरन शुरू करना होगा। पहली किश्त $10 लाख है। मैं मुड़कर कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। बरामदे के आखिर में मैं वेंडेल गू को फोन लगाता हूँ। वो कहते हैं, पैसों की फिक्र मत करो, मैंने प्रोफेसर रॉबर्ट को खास तौर पर ज्यूरिख से बुलवाया है। उन्होंने तुम्हारी बेटी की रिपोर्ट देख ली है। उनका कहना है कि हालात उम्मीद से बेहतर है, जो बहुत अच्छा होना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। वो रुकते हैं। माँ और बेटी दोनों को आखिरकार अपनी जिंदगी वापस मिल रही है। मिस्टर चेन, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं फोन काट देता हूँ और पैसे जमा करने की खिड़की की तरफ जाता हूँ। जब मैं वापस पहुंचता हूँ तो मुझे अंदर से रिचर्ड की आवाज आती है। देखा तुमने? जैसे ही पैसों की बात आई वो गायब हो गया। बेटा, तुम बस उसे तलाक दे दो और सू खानदान सारा खर्चा उठा लेगा। मियाँ की आवाज धीमी पर पक्की है। बाबूजी, माँ, हेनरी, आप सबकी मदद के लिए शुक्रिया, मगर हमें इसकी वाकई जरूरत नहीं है। जैसे ने परसों ही $10 लाख जमा किए हैं। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। एक नर्स ऑपरेशन की तैयारी के लिए दरवाजा खोलती है और चलते चलते कहती है, बच्चे के पिता ने अभी $10 लाख और दिए हैं, जो आगे के इलाज और बाहर की दवाओं के लिए है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। रिचर्ड, लिंडा और हेनरी सब अपनी जगह थम जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही है। मेरे कंधे का सहारा लेती है। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है। मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ। प्रोफेसर रॉबर्ट फेफड़ों की बीमारी के दुनिया के बड़े माहिरों में से एक है। उन्होंने ऐसे 27 केस संभाले हैं और सब कामयाब रहे। हेनरी पास आता है, चेहरा उतरा हुआ। जेसन, तुमने मिस्टर लू से आखिर कितना उधार लिया है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे कारोबार की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। $20 लाख अगर एचएसयू परिवार अपना घर भी बेच दे तो भी हम इतना नहीं चुका पाएंगे। वो मियाँ की तरफ मुड़ता है। दीदी, मुझे सच बताओ,
मिया कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, मगर रिचर्ड बीच में आ धमकता है। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर कहता है, तुम इससे पूछ रहे हो? इसे तो बस झूठ बोलना और जुआ खेलना आता है। वो मिया की तरफ मुड़ता है। बेटा, तुम्हारे बाप के पास अभी 10 लाख डॉलर जमा है। बस तलाक के लिए हाँ कह दो और मैं फौरन वो पैसे तुम्हें भेज दूंगा। मगर कल सुबह मैं वो पैसे डायरेक्टर जो कि रिटायरमेंट स्कीम में लगाने वाला हूँ। लिंडा बात आगे बढ़ाते हुए समझाती है, इसमें साल का कम से कम 30% मुनाफा है। ये बड़े अफसरों के जान पहचान वालों के लिए एक खास मौका है। ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है। उसके बाद आपको घर बिल्कुल वैसा ही वापस मिल जाएगा और साथ में जमा पूंजी पर मुनाफा भी। डायरेक्टर जो कहते हैं कि यह एक सरकारी पायलट प्रोग्राम है जिसमें बस कुछ ही जगह बची है। हमने सोचा कि इस पैसे को बढ़ने देते हैं। आखिरकार तो यह तुम दोनों को ही मिलना है। देखता हूँ बाबूजी, आप जिस मौली की बात कर रहे हैं उसमें घर को किसी तीसरी कंपनी के पास गिरवी रखना पड़ता है और बदले में रिटायरमेंट का पैसा मिलता है। सही कहा ना? रिचर्ड रुकते हैं, फिर मुंह बनाते हैं। एक बड़ी रिटायर्ड गारंटी ले रहे हैं। यह एक असली कंपनी है और हमने एक वकील से कॉन्ट्रैक्ट की जांच भी करवाई है। पता ही क्या है? ये धोखाधड़ी का एक तरीका है जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है। ये तथाकथित प्रोफेशनल कंपनियां अक्सर सिर्फ कागजों पर होती है और कुछ हजार डॉलर की पूंजी से शुरू की जाती है। कुछ महीनों तक तो रिटायरमेंट का पैसा वक्त पर देते हैं, पर जब तक आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है तब तक घर और पैसा दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं। ये डायरेक्टर जो या तो खुद धोखे का शिकार हुए हैं अपनी बात या फिर ही छोड़ देता हूँ। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। रिचर्ड एकदम भड़क उठते हैं। उम्र भर की जान पहचान और रिश्ते और तुम जैसा एक जुआरी हमें दिखाएगा, ये सब साफ साफ कागजों पर लिखा है। तुम्हें क्या लगता है सरकार दखल नहीं देगी? मुझे लगता है कि तुम बस जल रहे हो। मिया अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज कांप रही है। बाबूजी, अपना ये प्रोजेक्ट लेकर यहाँ से चले जाइए। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। चली जिए या मरे, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। रिचर्ड का चेहरा उतर जाता है। की तरफ इशारा करते हैं पर कुछ पल तक बोल नहीं पाते। आखिरकार वे नफरत से अपना हाथ झटक देते हैं। पछताना मत। लिंडा ठंडी आह भरती है, आंखें लाल है। हेनरी कुछ कहना चाहता है पर चुप रहता है। पूरा परिवार मुड़कर चला जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अचानक सन्नाटा छा जाता है। मिया बेंच पर बैठ जाती है। खामोशी से आंसू बह रहे हैं। मैं धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। 4 घंटे बाद ऑपरेशन की बत्ती बुझती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है। ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा। उसे 48 घंटे आईसीयू में निगरानी में रखना होगा, पर अब खतरे की कोई बात नहीं है। मिया के पैर डगमगा जाते हैं। मैं उसे थाम लेता हूँ। वो चेहरा छिपा लेती है। उंगलियों से आंसू बह रहे हैं, पर इस बार ये खुशी के आंसू हैं। 2 महीने बाद चेरी को छुट्टी मिल जाती है। उसकी रौनक लौट आई है, स्वस्थ और गुलाबी। उसे अब भी दवाइयों की जरूरत है, पर वो फिर से फुर्तीली हो गई है। उसकी नई जिंदगी के लिए हमने एक शानदार स्टेक हाउस में मेज बुक की। अस्पताल में मैंने वादा किया था कि ठीक होने पर मैं उसे शहर का सबसे अच्छा स्टेक खिलाऊंगा। वो स्टेक हाउस बहुत ही आलीशान है। चेरी अपनी कुर्सी पर खुशी से पैर चला रही है और मिया उसके गले में नैपकिन लगा रही है। खाना आ जाता है और जैसे ही मैं अपना स्टेक काटने वाला होता हूँ, एक अच्छे कपड़ों वाला नौजवान पास से गुजरता नजर डालता है और उसकी नजर मिया पर पड़ती है। वो रुक जाता है। मिया, उसके चेहरे पर हैरानी आती है जो फौरन एक घमंडी मुस्कान में बदल जाती है। वो करीब आता है। उसकी नजरें मुझ पर और चेरी पर घूमती है और फिर मिया के चेहरे पर टिकने से पहले पल भर के लिए चेरी पर रुकती है। मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, तो ये कौन है? मिया की उंगलियां थोड़ी भिंच गई। इस आदमी का नाम फेलिक्स च्यू है। ये वही शख्स है जिससे मिया के माँ बाप उसकी शादी कराना चाहते थे। उसे देखकर मिया का शरीर जैसे पत्थर सा हो गया। उसकी आवाज में तनाव साफ है। फेलिक्स, तुम यहाँ? क्या इत्तेफाक है? फेलिक्स मेरी तरफ मुड़ता है और मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नजरों में साफ फर्क थी। वो हाथ बढ़ाता है। शायद आप ही मिस्टर चेन है? आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या ये आपकी बेटी है? ये तो काफी बड़ी हो गई है। मैं खड़ा होता हूँ और उससे हाथ मिलाता हूँ। वो जानबूझकर हाथ जोर से दबाता है। मैं कोई जवाब नहीं देता, बस शांति से उसे देखता रहता हूँ। किस्मत हमें यहाँ ले ही आई है, तो अगर हम आपके साथ बैठे तो आपको कोई एतराज तो नहीं? वो अपनी बड़ी सफाई से सजी धजी औरत की तरफ मुड़ता है। वीपिंग, वो इन शब्दों पर थोड़ा जोर देता है, पुरानी दोस्त। और बात करते हुए कहता है, मेरी मंगेतर। वीपिंग की नजरें तेजी से मिया पर घूमती हैं और उसके कपड़ों पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर एक घमंड सा आ जाता है। वो मुस्कुराने का नाटक करती है। मिया, है ना? क्या इत्तेफाक है। चलिए साथ बैठते हैं। मेज के नीचे मिया चुपके से मेरा हाथ थाम लेती है। मैं भी उसका हाथ दबाता हूँ और वीपिंग को एक औपचारिक मुस्कान देता हूँ। मिया, ठीक है, किसी ओहदे की जरूरत नहीं है कि आप मेरी पत्नी से काफी बड़ी लगती है। वीपिंग का चेहरा उतर जाता है। फेलिक्स कुछ महंगे पकवानों का ऑर्डर देता है, फिर मेरी तरफ मुड़ता है। तो मिस्टर चेन, आजकल आप क्या काम कर रहे हैं? आज का खर्चा मेरी तरफ से। मैं शांत लहजे में कहता हूँ, मैं एक छोटा सा कारोबार चलाता हूँ। शौक की बात नहीं है, आजादी की अपनी ही कीमत होती है। वो वेटर की तरफ मुड़ता है। हमारे लिए मॉन्ट्रो की एक बोतल लाओ, 2015 वाली। वो बड़ी आसानी से शराब का नाम लेता है, फिर वापस मिया की तरफ देखता है। मुझे याद है कि तुम पहले ज्यादा नहीं पीती थी, लेकिन यहाँ की व्हाइट वाइन समुद्री खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। वीपिंग फौरन बोल पड़ती है, अरे बिल्कुल। फेलिक्स खाने और शराब के मामले में बहुत शौकीन है। ये काफी महंगी होगी, है ना? वो फेलिक्स से सवाल करती है, लेकिन उसकी नजरें मिया पर टिकी है। फेलिक्स बेपरवाही का नाटक करते हुए हाथ हिला देता है। अरे कोई बात नहीं, बस वही मंगवाया है जो आज के खाने के साथ जमे। शराब जल्दी ही आ जाती है। कायदे के मुताबिक वेटर फेलिक्स के गिलास में चखने के लिए थोड़ी सी शराब डालता है। फेलिक्स उसे घुमाता है, सूंघता है और एक छोटा सा एक पल के लिए उसका स्वाद लेता है, फिर सिर हिलाता है। ठीक है, ये सारा दिखावा जानबूझकर किया गया था। जैसे ही वेटर बाकी सबके लिए शराब डालने बढ़ता है, मैं हाथ उठाकर उसे मिया के सामने रखा गिलास उठा लेता हूँ। क्या आप जरा ये गिलास बदल देंगे? ये अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। इससे मॉन्ट्रो का असली जायका और इसकी खुशबू दब जाएगी। खासकर जब इस शराब का मिजाज इतना नाजुक हो। वेटर घबरा जाता है, फौरन माफी मांगता है और गिलास बदल देता है। मैं नया गिलास लेकर उसे गौर से देखता हूँ।
और फिर इशारा करता हूँ कि अब शराब डाल सकते हैं। फेलिक्स के चेहरे से उसका सुकून अब खोने लगा है। मिया मुझे हैरानी से देख रही है, फिर वो धीरे से गिलास उठाकर एक छोटा सा घूंट भरती है। फेलिक्स अपना गला साफ करता है। मिस्टर चेन, लगता है आप बर्तनों के मामले में काफी चूजी हैं। मोंट्रोशी की असली पहचान पॉलिग्नी की नजाकत और शासानियर के भारीपन के तालमेल से आती है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। ये शराब वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन अगर हम आज के समुद्री खाने की बात करें तो पड़ोस की जागीर की शालमेन 2014 शायद इसके साथ ज्यादा बेहतर बैठती। फेलिक्स का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, उसका रंग उतरने लगता है और वो बात को कहीं और मोड़ देता है। मियाँ, मैंने कुछ साल पहले एक लैंडस्केपिंग कंपनी शुरू की थी। बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का काम संभालते हैं। मेहनत तो है पर कमाई भी तगड़ी है। वो अपनी 2 उंगलियां उठाकर उन्हें हिलाता है। वेई पिंग फौरन बीच में बोल पड़ती है। फेलिक्स तो बहुत सादगी दिखा रहे हैं। साल के 20 लाख से ऊपर की कमाई है। आप जिंगरॉन ग्रुप को तो जानते ही होंगे, उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स का काम हमने ही किया है। वो बनावटी फिक्र के साथ मियाँ की तरफ मुड़ती है। अगर तुम दोनों कभी घर खरीदना चाहो तो बस फेलिक्स से कह देना। कई डेवलपर्स के साथ उसकी अच्छी जान पहचान है। सबसे कम दाम दिलवा सकता है। मैं देखता हूँ कि मियाँ के होंठ सख्ती से भिंचे हुए हैं। फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और दरियादिली दिखाते हुए हाथ हिलाता है। वेई पिंग, ऐसे मत कहो मियाँ। उस पुराने घर को छोड़कर अब तुम्हें नए घर में चले जाना चाहिए। तो बस कह देना, मैं तुम्हें बाजार से कम 1 लाख सस्ता दाम दिलवा सकता हूँ। मेज के नीचे मियाँ की उंगलियां आपस में उलझी हुई हैं। मैं धीरे अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता हूँ। समझ गया, पर जरूरत नहीं है। अगर हमें सस्ते में घर चाहिए तो मेरी अपनी जान पहचान है। फेलिक्स को मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। ये जिद करने का वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि तुम दोनों का हाथ तंग चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा बचाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं इस कानून के लिए हाथ मौका क्यों गंवा रहे हो? वेटिंग फॉरेन उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। बिल्कुल सही, फेलिक्स की जान पहचान बड़े लोगों से है। उसके लिए ये मामूली बात है, बस एक इशारा काफी है। सोचो, वो बचे हुए पैसे तुम्हारी बेटी की दवाइयों के कितने काम आएंगे। जहाँ तुम अभी रह रहे हो वो जगह सच में बहुत भला सोच रहे हैं। उसकी नजर मियाँ के कपड़ों पर पड़ती है। मियाँ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो जवाब देने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन मैं मेज के नीचे धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे पानी का एक घूंट भरता हूँ। अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है। आज का दिन तो हमारी बेटी की नई जिंदगी की खुशी मनाने के लिए है। की ये बातें सुनने के लिए। जैसे ही मैं उन्हें यहाँ से भेजने वाला होता हूँ, पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज आती है। मिस्टर चेन। हम दोनों मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि मिस्टर लू जिंगरोंग प्राइवेट रूम की तरफ से तेजी से चले आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठी। मैं थोड़ा हैरान रह गया। अंदर आते वक्त मैंने वॉल ऑफ फेम पर मालिक के साथ उनकी तस्वीर देखी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि उनसे सच में मुलाकात होगी। चेयरमैन लू। फेलिक्स किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया और उसकी कुर्सी शोर से गिर पड़ी। उसके चेहरे पर चापलूसी साफ झलक रही थी। वो कमर झुकाकर दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, चेयरमैन लू, क्या इत्तेफाक है? मैं फेंगसिंग लैंडस्केपिंग से फेलिक्स चू हूँ। पिछले साल आपकी कंपनी की दावत में मैंने आपके नाम का जाम उठाया था। क्या आपको मैं याद हूँ? बात करते हुए उसने हमारी तरफ घमंडी नजर डाली। मिस्टर लू की त्योरियां थोड़ी चढ़ गई। साफ था कि उन्हें अंदाजा नहीं था मगर ये आदमी कौन है। फेलिक्स को छोड़ तुरंत मुझ पर आके की। शिष्टाचार के नाते मिस्टर लू ने फेलिक्स से हाथ मिलाया, पर उनका लहजा सपाट था। ओ, नमस्ते। उस एक हल्के से हाथ मिलाने ने फेलिक्स पर किसी शराब के घूंट जैसा असर किया। से लाल हो गए और वो तनकर खड़ा हो गया, मगर मिस्टर लू ने फौरन हाथ खींच लिया। वो बोध बने फेलिक्स के पास से गुजरते हुए मेरी तरफ बढ़े और हाथ बढ़ाया। मिस्टर चेन, क्या इत्तेफाक है? पिछली बार से ही मैं आपसे संपर्क करना चाह रहा था। जब आप अपने परिवार के साथ थे तब मैं दखल नहीं देना चाहता था। आज आपसे मिलना तो किस्मत है। मैं खड़ा हुआ और हाथ मिलाया। मिस्टर लू बड़े दिनों बाद मिले। पास ही फेलिक्स की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। चेहरे से वो चापलूसी भरी मुस्कान अभी मिटी भी नहीं थी। अब उसमें गहरा सदमा घुल गया था। वेई पिंग मिस्टर लू को नहीं पहचानती। उसे बस इतना दिख रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड को किनारे कर दिया गया है, जबकि मैं एक मामूली फल बेचने वाला इस रसूखदार आदमी से इतनी सहजता से बातें कर रहा हूँ। वो अपनी होंठ सिकोड़ती है। उससे आवाज इतनी तेज थी कि साफ सुनाई दे। अरे वाह, अब फल बेचने वाले भी जमीन जायदाद की बातें करने लगे। जैसे ही ये शब्द निकले कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया। मिस्टर लू की मुस्कान गायब हो गई। उनकी तीखी नजर वेई पिंग पर पड़ी, फिर वापस मुझ पर। उनकी आंखों में एक सवाल था। मैंने उनका हाथ छोड़ा और शांत लहजे में कहा, अरे ये मेरी पत्नी के पुरानी जान पहचान वाले हैं। बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई और जैसे ही इन्हें पता चला कि हम घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपकी इमारतों पर हमें खास डिस्काउंट दिलाने की जिद करने लगे। मिस्टर लू समझदार है, वो फौरन सारा माजरा समझ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई, पर अब वो पहले से ज्यादा गहरी और ठंडी थी। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए जोर से कहा। हमारा जैसा रिश्ता है उसमें आप मेरी कोई प्रॉपर्टी खरीदे और हम डिस्काउंट की बात करें? उनकी नजर अब दंग खड़े फेलिक्स और वेई पिंग की तरफ। उनके चेहरे पर मुस्कान तो वही रहती है, पर लहजे में हल्की सी हिकारत आ जाती है। छोटा भाई, भाभी और ये नन्ही सी जान, वो प्यार से चेरी की तरफ देखते हैं। जो भी तरक्की हो रही है, तुम दोनों की नजर जिस भी घर पर है मुझे सीधे बता दो। वो फैसले के अंदाज में हाथ हिलाते हैं।